morning dear students. Hope you all are safe at your homes. Today we are going to start Mendel's law of inheritance. Totally Mendel gives three laws. First, law of dominance. Second one is law of segregation. And third one is law of independent assortment. इन दोनों को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस से शुरू करते हैं। जब आप लोगों को मैंने मोनोहैबिट क्रॉस एक्सप्लेन करा था, उस समय मैंने आपको बताया था कि मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के थ्रू ही मैं बाकी चाहे लॉ ऑफ डोमिनेंस हो या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करूंगा। और वहीं पे मैंने टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस भी एक्सप्लेन करा था और रेसिप्रोकल क्रॉस एक्सप्लेन करा था। सबसे पहले समझते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की मीनिंग क्या है। तो आपको हम बता दें कि जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे फर्दर, तो आपको वहां पे सिर्फ दो ही लॉ देखने को मिलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस को अलग से वहां पे कोई क्रेडिट नहीं दिया गया है, वो सीधे सीधे इन्हीं दो लॉ के अंदर कंसीडर कर दिया जाता है। जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम पढ़ते हैं तो वहीं पे कंसीडर कर दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने 3-4 पॉइंट्स वहां पे बताए थे। जो पहला पॉइंट उन्होंने बताया था कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड एज फैक्टर्स। अब ये चीज अभी के बारे में हम जो जीन्स के लिए जो बोलते हैं कि जो कैरेक्टर्स होते हैं जीन्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं, मेंडल ने उस समय बताया था कि कुछ डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, जैसे हम लिखते हैं ना कि दिस वन और दिस वन, कुछ डिस्क्रीट यूनिट्स हैं जिसके थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, और इसको उन्होंने क्या बोला, फैक्टर्स बोला। ठीक है, इसी को उन्होंने फैक्टर्स बोला। और फैक्टर्स, उनका कहना था कि ये जो फैक्टर्स है हमेशा पेयर के फॉर्म में होंगे, हमेशा पेयर के फॉर्म में होंगे। नाउ इन अ डिसिमिलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको समझना है, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर डोमिनेट ओवर अदर एंड अनदर वन इज रिसेसिव। आसान सा लाइन सेंटेंस है, लेकिन इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका कहना था कि जब हमने क्या किया, एक डिसिमिलर पेयर की बात करी जैसे कि दिस वन, और इस डिसिमिलर पेयर में हमने देखा कि एक मेंबर जो है वो डोमिनेंट है और दूसरा जो है वो रिसेसिव है। हमेशा ये कोई पेयर के फॉर्म में रहने वाले हैं। अगर ये सिमिलर पेयर हो गए जैसे दिस वन, तो ये हम कहेंगे कि होमोजाइगस डोमिनेंट हो गए, दिस वन होमोजाइगस रिसेसिव हो गए। बट अगर ये डिसिमिलर है तो इसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव का हमेशा कॉम्बिनेशन आएगा, और एक इसमें डोमिनेंट होगा, दूसरा जो पेयर होगा वो रिसेसिव होगा। अब डोमिनेंट हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कैरेक्टर डोमिनेंट है, तो जो आपको वहां पे नेक्स्ट जनरेशन में आपको जो पास आउट हो जा रहा है वो आपका डोमिनेंट हो गया, जो वहां पे छिप जा रहा है, जो मास्क हो जा रहा है, उसे हम रिसेसिव बोलेंगे। ठीक, अब इसको थोड़ा सा मोनोहैबिट क्लास के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि मेंडल्स क्या कहना चाहते थे। वैसे तो ये चीज मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट यहाँ पे मैं दोबारा एक रिकेप दे देता हूं फटाफट। उनका कहना था कि हमने सबसे पहले एक होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट लिया, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। We made a cross between them। अब इसमें गैमिट वगैरह नहीं बता रहा, पेरेंट्स के बाद गैमिट फॉर्मेशन होता है। देन तो हमको F1 जनरेशन में जो थे 100% हेट्रोजाइगस टॉल मिले थे। अब इन हेट्रोजाइगस यहां पे हमने क्रॉसिंग कराई है। जब हमने इसकी सेल्फिंग कराई, मीन्स ये जो हेट्रोजाइगस टॉल थे इनके बीच में हमने सेल्फिंग कराई, तो सेल्फिंग कराने पे हमें जो पता चला 3 काइंड ऑफ गैमेट देखने को मिलेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, 3 तरह के हमको गैमेट देखने को मिले। और यहाँ पे हमको जो रेशियो निकल के आया, जो फिनोटिपिक रेशियो था 3:1 था, और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 निकल के आया। ठीक है, अब 1 मीन्स homozygous dominant, 1 another one homozygous recessive and 2 heterozygous dominant। और जिसको हम डोमिनेंट यहाँ पे बोल रहे हैं, सीधे सीधे आप डोमिनेंट यहाँ पे जैसे टॉल है और रिसेसिव ड्वार्फ है, यहाँ के लिए मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, तो होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल एंड हेट्रोजाइगस
होमोजाइगस रिसेसिव। 3:1 जो हमको यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो जो मिला वो कहता था कि इसमें 3 टॉल है और एक ड्वार्फ है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट इससे हमको क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, इस लॉ के थ्रू ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस को उन्होंने एक्सप्लेन किया और बताया कि जो हमारा F1 जनरेशन है, मींस जो हमारी ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन है, इस फर्स्ट फिलियल जनरेशन के दरमियान हमको सिर्फ और सिर्फ जो 100% हेट्रोजाइगस प्लांट, मतलब एक ही तरह का वहां पे कैरेक्टर, पेरेंटल कैरेक्टर देखने को मिला, मीन्स और सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ टॉल कैरेक्टर देखने को मिला। इसमें आपको जितने भी प्लांट दिखेंगे वो क्या दिखेंगे, होमोजाइगस टॉल देखने को मिलेंगे, सॉरी हेट्रोजाइगस टॉल देखने को मिलेंगे। अब इसमें अगर देखा जाए फिनोटिपिक रेशियो देखो तो एक टॉल हो गया और एक ड्वार्फ हो गया। ठीक है, तो आपको F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स टॉल देखने को मिले। तो मेंडल ने ये बताया कि एक्सप्रेशन मतलब वहां पे पेरेंटल सिर्फ F1 जनरेशन में सिंगल कैरेक्टर जो है, एक पेरेंटल कैरेक्टर ही देखने को मिल रहा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। और F2 जनरेशन में आप जब आ जाते हो तो यहाँ पे देखो हमको दोनों, चाहे वो टॉल हो या फिर ड्वार्फ हो, दोनों कैरेक्टर, क्योंकि पेरेंटल जनरेशन में आप ध्यान से देखो तो ड्वार्फ भी है और टॉल भी है। कुछ प्लांट हमारे टॉल है, कुछ 50% टॉल और 50% ड्वार्फ है, हम मान लेते हैं। तो जब F1 जनरेशन में आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ टॉल नजर आ रहे हैं, बट F2 जनरेशन जब इसको आप रेज करोगे, F2 जनरेशन सेकेंड फिलियल जनरेशन तक जब आप क्रॉस कराओगे तो वहां पे आप देखोगे कि दोनों कैरेक्टर रीअपियर होंगे। जैसे कि आप ड्वार्फ वाला कैरेक्टर नहीं देखने को मिला बट वो रीअपियर होगा। और इस तरीके से उन्होंने एक तो 3:1 का जो प्रोपोर्शन था F2 जनरेशन का उसको एक्सप्लेन किया, और उसमें 3 हमारे जो थे वो क्या थे, टॉल थे, होमोजाइगस टॉल थे, सॉरी होमो प्लस हेट्रो दोनों आ जाएंगे, 2 हेट्रोजाइगस हैं और एक होमो, तो 3 हम टॉल मानेंगे और एक ड्वार्फ मानेंगे। तो एक हमारा वहां पे जो 3:1 का प्रोपोर्शन बना वो हमको ये बताता है कि हमारे पास 3 यानी 75% प्लांट्स ऐसे हैं जो टॉल हैं और 25% ऐसे प्लांट हैं जो कि ड्वार्फ है। तो आपसे अगर एक्चुअल प्रोपोर्शन पूछा जाए तो 3:1 का मतलब ये होता है कि 75% वहां पे 3 पार्ट ऑफ द होल इज डोमिनेट टॉल एंड 1 पार्ट इज ड्वार्फ। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि 75% टॉल है और 25% ड्वार्फ है। या इसमें अगर आपको ऐसे बताना है तो 25% हमारे होमोजाइगस टॉल है, 50% हेट्रोजाइगस टॉल है एंड 25% हमारे ड्वार्फ है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दिस वन, एंड इसको आपको याद रखना है कि हमारे जो सबसे पहले फैक्टर्स क्या होते हैं, तो डिस्क्रीट यूनिट होते हैं। अब अगर बात करें वो पेयर्स में होते हैं, और ये जो पेयर में अगर देखोगे एक अगर वो हेट्रोजाइगस पेयर है हमारा, तो वहां पे हेट्रोजाइगस जब डिसिमिलर है हेट्रोजाइगस पेयरिंग आप देखोगे तो उसमें एक मेंबर डोमिनेंट होगा, जैसे कि इस केस में देखो एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है। अभी आपको अंडरस्टूड है कि जो कैपिटल वाला होगा डोमिनेंट होगा, रिसेसिव वाला स्मॉल होगा। तो एक डोमिनेंट होगा दूसरे के ऊपर, देन यू कैन से वन सिंगल एलील कैन मास्क द सेकेंड एलील। यहाँ पे एक एलील ने दूसरे एलील को कंप्लीटली मास्क कर लिया, एंड अनदर रिसेसिव। और जो मास्क हो जा रहा है वो रिसेसिव हो गया, जिसको मास्क जो मास्क कर रहा है वो डोमिनेंट हो गया। F1 आप ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू भी ये चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज हमको समझ में आ गई कि F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल एक पेरेंट का कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, लेकिन जब हम बात करेंगे F2 जनरेशन में एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन, यहाँ पे एक चीज इंक्लूड नहीं है, ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड एक्सप्रेशन पेरेंटल कैरेक्टर्स इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन आप ऐड कर लेना यहाँ पे। ठीक है, अंडरस्टूड है, मैं बता चुका हूँ। और दोनों कैरेक्टर अपीयर है F2 जनरेशन में, और
3:1 का जो प्रोपोर्शन हमारा आ रहा है उसको भी इसने एक्सप्लेन किया था। तो ये मेंडल्स फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद फटाफट हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फटाफट आप इसको नोट कर लो। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेंडल्स सेकेंड लॉ और मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस लॉ को भी हम एक्सप्लेन करने के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का सहारा लेते हैं। बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी कैन एक्सप्लेन दिस लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल, law of segregation states that the parents contain two alleles. As we know, the parents contain two alleles. During gametogenesis or gamete formation, the factor or alleles of a pair separate from each other such that one gamete receive only one of the two factors. अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, इसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, यहां पे आप ऐसे कुछ समझो कि मान लो अगर आप ह्यूमंस के अंदर देखते हो तो मेल के अंदर एक्स एंड वाई होता है क्रोमोसोम और फीमेल के अंदर एक्स एंड एक्स सेक्स क्रोमोसोम हो गए। अब अगर देखोगे जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस या जब गैमेट फॉर्मेशन होता है उस दरमियान क्या होगा कि यहां पे एक स्पर्म को सिर्फ और सिर्फ एक एक्स गैमेट मिलेगा और दूसरे स्पर्म को वाई गैमेट मिलेगा, सॉरी वाई फैक्टर वाई जीन मिलने वाला है। वैसे ही एक इसमें आप देखोगे एक के पास एक्स और दूसरे वाले के पास भी, क्योंकि ये होमोजाइगस है तो दोनों में वही प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप अब ध्यान से इस चीज को समझो कि गैमेट फॉर्मेशन जब हो रहा है तो वहां पे आप अगर एक गैमेट को देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास यानी एक स्पर्म हो गया, इस स्पर्म को सिर्फ एक एक्स गैमेट मिला हुआ है, इस वाले स्पर्म को सिर्फ एक वाई गैमेट मिला है। वैसे इस फीमेल के केस में अगर देखोगे ह्यूमन फीमेल तो यहाँ पे एक को सिर्फ और सिर्फ एक एक्स वहां पे फैक्टर मिला हुआ है। दो फैक्टर्स है यहाँ पे, एक मेंडेलियन लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पे दो फैक्टर्स है। अब दोनों सेम है तो होमोजाइगस हो गए और ये हेट्रोजाइगस हो गए। तो हमारा जो यहाँ पे इनके स्टेटमेंट का जो मोटो था उन्होंने बस यही चीज बताई थी कि जैसे क्या है कि जब दो पेयर वहां पे हमारे अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले में देखा कि जो फैक्टर्स होते हैं पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब उसी का आगे थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं कि जब गैमेटोजेनेसिस हो रही है तो आफ्टर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस आफ्टर गैमेटोजेनेसिस जो गैमेट्स हैं, ठीक है, जो हमारे गैमेट्स यहाँ पे बन रहे हैं उसमें एक गैमेट को सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर मिल रहा है। ये दोनों के दोनों फैक्टर्स, ऐसा नहीं है कि ये दोनों के दोनों फैक्टर इसको मिल गए और एक वैकेंट रह गया यहाँ पे, कुछ ना, हमारा सिर्फ कुछ इस तरीके का सीन क्रिएट हो गया। तो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि वो एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं। सेग्रीगेट का मतलब ये होता है सेपरेट होना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है सेपरेशन। तो लॉ ऑफ सेपरेशन समझ लो, वहां पे फैक्टर्स सेपरेट हो रहे हैं फ्रॉम ईच अदर और वो फिर हमारे गैमेट्स को पास हो जा रहे हैं। दिस लॉ एक्सप्लेन्स दैट एलिस डू नॉट शो ब्लेंडिंग and both traits are recovered as such in F2 generation or second filial generation, although one of this is not seen in F1 generation। अब इसका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आसान है। अभी हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखा था और वहां पे एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी कि ये आपने पेरेंट्स को लिया, ठीक है, इसके बीच जब आपने क्रॉसिंग कराई तो हमारा कुछ इस तरीके का फर्दर इसमें सेल्फिंग हुई और सेल्फिंग होने के बाद यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया कुछ इस तरीके का आया। ठीक, मैं बस रिजल्ट कंक्लूड कर दे रहा हूं, वैसे ये दो रहेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे ये लॉ इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। ब्लेंडिंग होने का मतलब क्या होता है? ब्लेंडिंग को मैंने नीचे थोड़ा सा समझाया, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स इन अ सिग्निफिकेंट वे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि दो चीजें आपस में क्या होंगी। जैसे आप लोग कलर वाला देखते हो ना कि हमने पिंक कलर बनाने के लिए क्या किया, रेड एंड व्हाइट को मिला लिया, ठीक है, तो वो ब्लेंडिंग हो गई है। वहां पे वो दोनों कलर आपस में मिक्स हो गए हैं,
ठीक है। तो सिग्निफिकेंट वे में खुद को क्या कर ले रहे हैं, मर्ज कर ले रहे हैं। और आफ्टर बिफोर मेंडल्स लॉ जब ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ से पहले जब भी मेंडल ने ये चीजें कंक्लूड करी, उसके पहले तक जो ब्लेंडिंग थ्योरी थी उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। यही माना जाता था कि ये पेरेंट्स से एक निकला फैक्टर और इधर से दोनों पेरेंट्स से एक फैक्टर निकला, फिर वो दोनों मिक्स कर गए और जो बच्चा आया, जो प्रोजेनी बनी, वहां जो F1 जनरेशन आया, उसमें दोनों के दोनों कैरेक्टर मिक्स होकर नजर आते थे। ठीक है, तो ब्लेंडिंग थ्योरी थी और इसे हम कंक्लूजन ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। ये आप ध्यान रख सकते हो, याद रख सकते हो, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। ठीक, तो आते हैं, आप देखो इस चीज को समझते हैं। जब F1 जनरेशन में आप देखोगे तो F1 जनरेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। ठीक है, वो क्या है, टॉल है। लेकिन जैसे ही आप F2 जनरेशन की तरफ जाते हो, आपके दोनों के दोनों कैरेक्टर, अब आप इस चीज को समझो कि F1 जनरेशन में आपने कहीं पे भी होमोजाइगस नहीं लिया था। ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी पेरेंट्स हेट्रोजाइगस। बट F2 जनरेशन आप जब जा रहे हो, ड्यूरिंग F2 जनरेशन आपको होमोजाइगस देखने को मिल रहे हैं, जो कि पेरेंटल जनरेशन में थे, जो कि पेरेंटल जनरेशन में थी। यहाँ पे होमोजाइगस टॉल देखने को मिला और एक होमोजाइगस ड्वार्फ देखने को मिला। और अगर आप ध्यान से समझो तो ये दोनों के दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे। मींस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से, सेपरेट होके पहले गैमेट, जब गैमेट बन रहा है तो वहां सेपरेट होके जा रहे हैं। उसके बाद वहां पे वो ब्लेंडिंग नहीं हो रही, वो मिक्स नहीं हो रहे, वहां पे वो पड़े होते हैं। अभी जब हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को पढ़ेंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल इतना सफिशिएंट है कि आप इस चीज को समझ लो कि सबसे पहले हुआ क्या, जब गैमीट फॉर्मेशन हुआ तो ये अलग गया, ये अलग गया और फिर इनकी पेयरिंग हुई। ठीक है, पेयरिंग हुई, वो आपस में मिलकर यहाँ पे हमारा जो F1 जनरेशन मिला, इसमें हमको एक कॉम्बिनेशन मिला कैपिटल T स्मॉल t का, जिसे हम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट टॉल, हमारा इसमें एक कैरेक्टर मिसिंग था ड्वार्फ का। लेकिन जैसे हम F2 जनरेशन में जाते हैं वहां पे हम देखते हैं कि दोनों कैरेक्टर्स हमारे रिकवर हो चुके हैं, एज सच रिकवर हो चुके हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिकवर हो चुके हैं। ठीक है, तो मेंडल्स लॉ ने इस चीज को एक्सप्लेन करा था, मेंडल सेकेंड लॉ से इस चीज को एक्सप्लेन किया गया था। नाउ सेग्रीगेशन इज इसेंशियल ड्यूरिंग मेयोटिक डिवीजन। अब आपको बता दें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, सेग्रीगेशन का होना कितना जरूरी है। आप ऐसे समझ लो कि हम लोग कहते हैं कि एक्स वाई है, बहुत आसान लैंग्वेज में समझा दे रहा हूं, एक्स एक्स है। अगर सेग्रीगेशन नहीं हुआ, यहाँ पे फैक्टर्स अलग नहीं हुआ, मान लो कि दोनों के दोनों एज सच ऐसे गैमीट को पास कर दिए गए और यहाँ पे हमारा एक गैमीट बना। अब देखो कैसे ही, चलो ठीक है, मान लेते हैं होमोजाइगस है तो यहाँ एक ही एक्स। अब आपको पता है कि एक डिजीज है, ठीक है, एक डिजीज है। तो मियोसिस का होना, जब मियोटिक डिवीजन हो रहा है वहां पे, मियोटिक डिवीजन में यही होता है ना कि ये यहां पे हाफ हाफ ट्रांसफर कर दिया जाता है गैमेट्स को, हाफ एक गैमेट को और हाफ दूसरे गैमेट को। चलो, नो एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ एज सच, यहाँ पे इस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है, सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड लॉ है, क्योंकि यहाँ पे आप चीजें देख रहे हो जो भी है वो सब के सब प्रैक्टिकली, या फिर आप देखोगे कि सारी चीजें कंक्लूड करके हमको बताई गई है, जैसा रिजल्ट आया उसके बेसिस पे हमको एक्सप्लेन किया गया है। नॉन डिजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम में भी एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ। अब इसमें आपको बता दें कि नॉन डिजंक्शन क्या क्या मतलब होता है, एक तरह का प्रॉब्लम है। होता क्या है कि जब सेल डिवीजन होता है तो वहां पे सेल प्लेट्स और सेल फरोज बनते हैं। ठीक है, अब देखोगे सेल प्लेट और सेल फरोज का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे जब सेल प्लेट्स बनती हैं तभी जाके यहाँ पे दो अलग अलग वहां पे गैमेट्स सब यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, और इसी को हम नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं। तो ये बात की बात है आगे चल के, तो ये एक एक्सेप्शन हो सकता है बट ऐसा नहीं होता है, ये हम प्रॉब्लम्स में इसको काउंट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, सेकेंड लॉ
क्या कहता है, सेकेंड लॉ के थ्रू क्या एक्सप्लेन किया गया था, बस इतना याद कर लो। ब्लेंडिंग थ्योरी को पूरी तरीके से इसने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं, ब्लेंडिंग बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, चलो अब इसको आप फटाफट नोट कर लो। अब थर्ड लॉ को हम लोग पढ़ लेते हैं। नाउ कम टू द थर्ड लॉ ऑफ मेंडल्स। सबसे पहले बात करें मेंडल थर्ड लॉ की, तो उसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जाना जाता है। According to this law, when two characters are combined in a hybrid, segregation of one character is independent of other pair of characters। ठीक है, अब देखो ऐसे तो पढ़ने में बड़ी खतरनाक सी लाइन लग रही है, लेकिन आसानी से इस चीज को ऐसे समझो कि जब हम लोगों ने जब बात करी थी कि राउंड सीड और येलो, राउंड प्लस येलो सीड की, अब यहां पे देखो एक हाइब्रिड हमारा तैयार हुआ था। ठीक है, उस हाइब्रिड में हमने देखा था कि राउंड येलो सीड था। ठीक है, अब इसमें आप अगर आप देख रहे हो कि जो पास आउट हो रहा है, या फिर हमको जो आगे जो हाइब्रिड्स वहां पे बन रहे हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा राउंड है वो सिर्फ और सिर्फ येलो वाले के साथ ही पेयर करे। समटाइम्स उस हाइब्रिड में हमने ये भी तो देखा था। ठीक है, अब ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड है इंडिपेंडेंट, वो इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये इस चीज बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जैसे एक कैरेक्टर अगर हमने देखा राउंड कैरेक्टर, सीड का राउंड कैरेक्टर, तो अब वो येलो वाले के साथ भी कंबाइन हो रहा है और ग्रीन वाले के साथ भी कंबाइन हो रहा है। तो वही चीज है, व्हेन टू कैरेक्टर्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, जब दो कैरेक्टर्स कंबाइन होते हैं एक हाइब्रिड के अंदर, सेग्रीगेशन ऑफ वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। मीन्स यहाँ पे जो सेग्रीगेशन होगा वो, या फिर हम ऐसे समझ लो कि जो वहां पे वो अलग अलग के पास हो रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि अभी राउंड वाला सिर्फ और सिर्फ येलो वाले को ही पास होगा, या जो येलो सीड होगा वही सिर्फ राउंड होगा, ऐसा कोई यहाँ पे जरूरी नहीं है। ये ग्रीन वाले को भी मिल सकता है। ठीक है, ग्रीन वाला भी राउंड हो सकता है। और इसको हमने जब डायब्रेट क्रॉस पढ़ा था तो वहां पे हमारा जो रेशियो निकल के आया था 9:3:1, वहां पे एक चीज हम लोगों ने देखा था कि हमारा एक जो है 3 ऐसे प्लांट्स थे जो राउंड एंड ग्रीन थे, 3 ऐसे जो राउंड एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन थे, 1 हमारा 1 रिंकल्ड एंड ग्रीन था, 9 हमारे राउंड एंड येलो थे, येलो एंड राउंड एंड येलो थे, राउंड एंड ग्रीन थे, एंड ये हमारे रिंकल्ड एंड येलो थे, एक हमारा रिंकल्ड एंड ग्रीन था। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखो कि ये जो हमको कॉम्बिनेशन मिला, यहाँ पे इंडिपेंडेंट थी, तो इस अर्थ में कैरेक्टर्स। दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दो जीन्स विच आइदर लोकेटेड डिस्टेंटली और ऑन सेम क्रोमोसोम और अकर इन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब इसका मतलब आप ऐसे समझो कि एक क्रोमोसोम है, अब यहाँ पे एक दूसरे से दूर दूर पे लोकेटेड है, एक जीन यहाँ पे है तो दूसरा हमारा, एक फैक्टर यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, या फिर अलग अलग क्रोमोसोम पे हो। भाई एक हमारा इधर देखते हैं, एक हमारा यहाँ पे, एक यहाँ पे हो तो दूसरा यहाँ पे, तो या तो ये अलग अलग क्रोमोसोम पे फैक्टर्स प्रेजेंट हो, जैसे मान लो कि फॉर राउंड येलो यहाँ पे दिस वन इज राउंड, तो एक दूसरे से बहुत दूर दूर पे हो। अगर एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो तो डिस्टेंटली प्रेजेंट हो, या फिर अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, तब ये रूल अप्लीकेबल है। यानी कि जो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो रूल है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे अप्लीकेबल है, जो जीन्स डिस्टेंटली लोकेटेड है सेम क्रोमोसोम पे, डिस्टेंटली का मतलब दूर दूर, या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अब एक एनसीईआरटी की लाइन है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स फॉर्म्ड, आर बाय कैपिटल आर
कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। तो इसमें आप इस चीज को समझो कि आखिर कहना क्या चाहते हैं, मतलब क्या है। फ्रीक्वेंसी इन्होंने 25% बताई कि 25% फ्रीक्वेंसी के साथ या 1/4 जो टोटल गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है उसमें इनका जो फ्रीक्वेंसी 1/4 है। उसका मतलब क्या है, तो आपने जब यहाँ पे एक चीज देखी थी कि जब हमने F1 जनरेशन देखा था, तो F1 जनरेशन में कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिला था, मीन्स वहां पे जो हमको हाइब्रिड मिला, उस हाइब्रिड में हेट्रोजाइगस राउंड, हेट्रोजाइगस येलो हमको प्लांट, क्योंकि येलो डोमिनेंट था, राउंड सीड डोमिनेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे जो गैमीट हमको देखने को मिला, 4 तरह के गैमीट देखने को मिले। पहला जो था दिस एंड दिस, सेकेंड वन दिस एंड दिस, थर्ड दिस एंड दिस, फोर्थ। अब एक चीज आप देखो, 4 गैमेट हमको देखने को मिले यहाँ पे, और वही 4 चीज यहाँ पे लिखी है, 4 तरह के गैमेट हमको देखने को मिल रहे हैं। तो अब हर गैमेट में आप देखो, हर गैमेट में एक राउंड वाला जीन, एक येलो वाला राउंड, एक किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, स्मॉल ग्रीन, यहाँ पे रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को नहीं समझना है कि मतलब वो कौन कौन से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, बस ये समझो कि जो पॉसिबल गैमेट फॉर्मेशन है वो 25% फ्रीक्वेंसी के साथ, मीन्स हर किसी का जो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी देखोगे, अगर टोटल हमने 100% माना है, तो इसमें इनके अगर आपसे पूछा जाए कि इस गैमेट की कितनी प्रोबेबिलिटी, कितने परसेंट पे गैमेट बनेगा, तो 25% है, 25% है, 25%, दिस वन 25%, ठीक है। तो जितने गैमेट प्रोड्यूस होंगे, अगर 1000 गैमेट बनते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि 1000 गैमेट बने, और इस 1000 गैमेट में F1 जनरेशन में हमने देखा ये चीज हाइब्रिड हमको मिला, और इसमें 1000 गैमेट बने। अब इसमें 1000 गैमेट में R बाई टाइप के कितने गैमेट होंगे, तो जाहिर सी बात है 25%, तो 25% अब कितना होगा, तो आप इसको 1000/4 आराम से कर लो, कितने बनेंगे, इतने ही होंगे ना, ठीक है। तो ये टोटल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब था। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन डाल के इसको पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, आसानी से इस चीज को समझ लो। इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन थी, इसको आप समझ लो, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।